We'll go ahead with last and the most important and most interesting topic of this chapter. बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग, यू आर नॉट मूविंग. मतलब व्हाट इज योर वेलोसिटी? जीरो. अब इमेजिन देयर इज अ ट्रेन विच इज कमिंग. तो ट्रेन मूव हो रहा है टुवर्ड्स द स्टेशन, टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म. और ट्रेन वाइल मूविंग इज ऑल्सो ब्लोइंग हॉर्न. हॉर्न बजाते बजाते आ रहा है. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस नॉर्मली? आवाज बढ़ते जाता है. द आइडिया इज कि आवाज नहीं बढ़ता है. यू आर राइट. फ्रीक्वेंसी जो आप सुनते हो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है. सो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी emitted by the train is something else and what you hear is something else. और अब वो ट्रेन क्रॉस करके दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी दैट यू हियर इज लेस देन व्हाट इज इमिटेड. तो यहां पे क्या हुआ? चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ ऑफ साउंड. व्हाई? बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स. सोर्स कौन था? ट्रेन. एंड लिसनर. लिसनर कौन थे? तुम खुद. So whenever there is relative motion between source of sound and listener, the frequency of sound as heard by the listener is not the same as emitted by the source. इस इफेक्ट को आप बोलते हो डॉपलर इफेक्ट. क्या बोलते हो इसको? तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, और इसके टोटल 8 केसेस बनते हैं. उसमें से 6 केस हमको देखने हैं. Total 8 cases. Out of 8 we will study only 6 cases because only 6 are relevant for you in 11. बाकी 2 हम 12th में कंटिन्यू करेंगे. वो सिर्फ जेई वालों के लिए होता है, 2 केसेस एक्स्ट्रा. तो हमारा आज का टास्क है टू अंडरस्टैंड डॉपलर इफेक्ट एंड टू रिमेम्बर फॉर्मूलाज ऑफ डॉपलर इफेक्ट. इस टॉपिक पे डेरिवेशन ना के बराबर आएगा. है डेरिवेशन, हम डेरिवेशन भी लेंगे, लेकिन एग्जाम में they will not ask you derivation a lot, but they can ask you questions. तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट क्या है ये पता होना चाहिए. तो अभी मैंने बताया आपको, अभी रेलवे स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं है. तुम क्लास में बैठ के भी ये सब एक्सपीरियंस करते ही हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम. कोई गाड़ी आई, जोर से, मतलब जोर से तो नहीं, उसका जो हॉर्न है वो बजाते बजाते आई. और जैसे जैसे दैट व्हीकल इज अप्रोचिंग आवर क्लासरूम, यू हियर दैट the sound is getting louder and louder. Why? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने इमिट किया उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दिया. जैसे ये व्हीकल क्रॉस करके गया तो फिर फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई देता है, तो फ्रीक्वेंसी गोज ऑन डिक्रीजिंग. राइट? तो क्या चेंज हुआ? फ्रीक्वेंसी. दिस apparent change in frequency is known as Doppler effect. तो सबसे पहले, whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between source of sound and listener, source of sound and listener, the frequency of sound as heard by the listener is not the same as emitted by source, तो क्या चेंज हुआ? फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ. एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, एपरेंट चेंज है. एपरेंट ये सिर्फ हमको ऐसा फील होता है, पर रियलिटी में जो हॉर्न बजा रहा था उसने फ्रीक्वेंसी चेंज किया क्या हॉर्न का? नहीं. तो इट इज ओनली एपरेंट चेंज. हमको फील होता है, ऐसा होता नहीं है. सो दिस एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी of sound is known as Doppler effect. और एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट ये वेव फेनोमेना है. वेव फेनोमेना होने का मतलब ये है कि ये वेव्स
दोनों टाइप के वेव्स के लिए एप्लीकेबल है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी, क्योंकि साउंड मतलब कौन, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा टाइप का है, ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ऐसा फेनोमेना होता है, सिर्फ लाइट आप देखते हो, साउंड आप सुनते हो, दैट इज ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, apparent change in frequency of sound you will hear मतलब that is why we are calling the observer as listener। लाइट के केस में आप लिसनर वर्ड नहीं यूज करते हो, आप यूज करते हो ऑब्जर्वर, क्योंकि आप देखते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो आज पता लग जाएगा। स्टार्स दे आर ऑलवेज इन मोशन। कुछ स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं, कुछ स्टार्स हमारे पास में आ रहे हैं। तो जो स्टार हमारे पास में आ रहे हैं, अगर वो येलो कलर भी इमिट कर रहे होंगे तो हमको दिखता है ब्लू, उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और अगर वही स्टार हमसे दूर गया तो वो येलो कलर होने के बाद भी क्या दिखता है, रेड, उसको बोलते हो रेड शिफ्ट। दैट इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट ये 12th में आएगा, सिर्फ जेई नीट वालों को ही आएगा, सीईटी और स्टेट बोर्ड में नहीं है वो। तो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट आइडिया बहुत क्लियर है। when a source is moving towards or away from you, you will never see or hear the real frequency। आप कुछ और ही मेजर करते हो, उसको क्या बोलते हो, apparent frequency, राइट। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर श्योर। तो कैन वी मूव अहेड। तो आइडिया समझ में आया। आइडिया क्या था, लिसनर रेस्ट पे था, सोर्स वॉज मूविंग। इस केस में सोर्स कौन है, साउंड का सोर्स है। अगर वो साउंड का सोर्स टूवर्ड्स लिसनर आ रहा है तो उसने जो फ्रीक्वेंसी इमिट किया है उससे ज्यादा सुनाई देता है, और अगर वही सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई देता है, राइट। तो इसके टोटल बनते हैं 8 केसेस। 8 में से हम डिस्कस करेंगे 6 केसेस, और 6 केसेस को याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक समझ में आ गया तो जेई नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले मैं वो ट्रिक बताऊंगा एंड देन वी विल डिराइव। 8 में से 6 डिस्कस होंगे, 6 में से एक ही डिराइव करना है आपको, बाकी बोलना है सिमिलरली, डन, खत्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नोटेशंस है दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो आई विल यूज n फॉर रियल फ्रीक्वेंसी। रियल फ्रीक्वेंसी इज n। रियल फ्रीक्वेंसी मतलब इमिटेड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, और आई विल कॉल NA एज apparent frequency, as apparent frequency। हम कौन से वेव्स की बात कर रहे हैं, साउंड। साउंड किस में से ट्रेवल करता है, मीडियम। मीडियम कौन सा है, एयर। तो साउंड का एयर में कुछ स्पीड होगा, उसको मैं बोलूंगा v, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और अभी मैंने लिखा whenever there is relative motion, whenever there is relative motion। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, 3 केसेस बनते हैं। नंबर 1, सोर्स इज मूविंग, लिसनर इज स्टेशनरी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यू आर सिटिंग एंड अ व्हीकल इज मूविंग टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू। तो इस केस में व्हीकल हॉर्न बजाते आ रहा था, तो सोर्स कौन है, व्हीकल। आप कौन हो, स्टेशनरी कौन है, लिसनर। मूविंग कौन है, मतलब सोर्स। तो केस नंबर 1, सोर्स इज मूविंग, लिसनर इज स्टेशनरी। मैं अभी लिखूंगा नहीं, वो सब नोट्स में है, लेकिन ये ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने जैसा है। नंबर 2, अदर वे राउंड। सपोज क्लास के बाद आप घर पे जा रहे हो और बीच में कहीं डीजे चालू है, यू आर गोइंग बाय योर व्हीकल। उस केस में सोर्स क्या है, स्टेशनरी। हु इज मूविंग, लिसनर। तो सोर्स इज स्टेशनरी, लिसनर इज मूविंग। केस नंबर 3, बोथ आर मूविंग, बोथ कैन बी मूविंग। और इसमें और 3 केसेस, 2 केसेस बनेंगे। तो 3 केसेस में और 2, टोटल 6। तो पहला मैंने आपको बताया, फर्स्ट केस मैंने आपको बताया, हु इज मूविंग, सोर्स, राइट। अब सोर्स मूविंग एंड लिसनर इज स्टेशनरी। इसमें 2 केसेस है, सोर्स इज अप्रोचिंग स्टेशनरी लिसनर, और सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। 2 केस हो गए। दूसरा, हु इज मूविंग, लिसनर, हु इज स्टेशनरी। एग्जाम्पल, एक पास में एक डीजे बज रहा है और आप जा रहे हो, आपको क्रॉस करके जाना है, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। जब डिस्टेंस कम होता है क्या बोलते हो, अप्रोचिंग। हु इज अप्रोचिंग, और स्टेशनरी कौन है, सोर्स। तो लिसनर अप्रोचिंग स्टेशनरी सोर्स, और फिर वो पास हो गया तो फिर अभी अवे। तो लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। तो 2 और 2 4।
अब बोथ आर मूविंग में टोटल 4 केस है, हमको डिस्कस 2 ही करने हैं। बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें और 2 केसेस जो हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बता दूंगा मैं आपको। एक, फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वन इज फॉलोइंग अदर, सोर्स इज फॉलोइंग लिसनर या फिर लिसनर इज फॉलोइंग सोर्स। वो सिर्फ जेई नीट के लिए डिस्कस होगा, वो बाद में देखेंगे। आपको अभी फिलहाल 6 केसेस पता होने चाहिए। आपके बुक में एक ही दिया है, फिर दूसरा बोला है सिमिलरली, बट आई विल टेक 6 केसेस क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी ऑल्सो। तो ये 6 केसेस याद रहेंगे। अब फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होता है। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। एक छोटा सा ट्रिक है, इसलिए मैंने पहले से भी लिखा NNAV। और लिसनर मूविंग हो सकता है, स्टेशन सोर्स भी मूविंग हो सकता है। तो VL विल बी स्पीड ऑफ लिसनर, स्पीड ऑफ लिसनर, एंड VS इज स्पीड ऑफ सोर्स। ये 5 पैरामीटर हमको लगेंगे। अब एक छोटा सा ट्रिक है, जब भी डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस कम हो, मतलब सोर्स अप्रोचिंग लिसनर हो या लिसनर अप्रोचिंग सोर्स हो। अभी आपका ही पर्सनल एक्सपीरियंस बता दो। मैंने अभी पूछा, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन आ रही है, ट्रेन का जितना हॉर्न का इंटेंसिटी था उतना ही है, लेकिन ट्रेन जैसे जैसे आपके पास में आएगी, व्हाट डू यू हियर? लाउडर एंड लाउडर। तो फ्रीक्वेंसी दैट यू हियर इज ग्रेटर देन द इमिटेड फ्रीक्वेंसी। इमिटेड मतलब कौन सी? रियल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें एक चीज याद रखना, 2 ही केस बनते हैं। एक, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड सोर्स इज डिक्रीजिंग। अब इसमें हो सकता है लिसनर मूविंग हो सकता है सोर्स मूविंग हो सकता है दोनों ही मूविंग हो। सिर्फ आइडिया क्या है? द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इमिटेड फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, जिसको ये याद रहेगा उसको 6 फॉर्मूला याद रहेंगे। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन रियल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1। वेरी गुड, डन। दूसरा, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? apparent frequency is less than real frequency. तो apparent frequency is less than real frequency. तो apparent frequency upon real frequency is less than 1. तो apparent frequency upon real frequency is less than 1, right? तो डिस्टेंस अगर कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, डिस्टेंस अगर बढ़ता गया तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा। तो ये 2 केसेस है, दैट दीज आर द 2 केसेस दैट यू नीड टू नो। अब इसके फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, इंक्लूडिंग द नोट्स दैट आई गिव यू, क्योंकि वहां पर ज्यादा डिटेल हम लिख नहीं सकते, वो क्लास में बताना होता है। तो जनरल स्ट्रक्चर सेम है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, NA/N। एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा होगा, लिखा होगा NA इक्वल टू N VL VS। ये जनरल स्ट्रक्चर है। और लिखते ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड इट क्रिएट्स हेल लॉट ऑफ कंफ्यूजन। कब प्लस कब माइनस, कब ऊपर प्लस कब नीचे माइनस, कब नीचे प्लस ऊपर माइनस। तो एक काम करना, सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर याद रख लेना, सिर्फ ऐसा याद रखना NA और ये N। मैं बेटर आई विल नेवर राइट लाइक दिस, आई विल राइट डाउन NA/N। NA/N ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता क्या है, जब डिस्टेंस कम होते जाएगा तो NA/N इज ग्रेटर देन 1, और जब बढ़ते जाएगा तो NA/N इज लेस देन 1। तो रेशो याद रखना है, सिर्फ एक रेशो याद रखना है, राइट? रेशो याद रखो और जनरल स्ट्रक्चर याद रखो। मैं इसको बोलता हूँ स्केलेटन ऑफ द फॉर्मूला। स्केलेटन पता है व्हाट इज स्केलेटन? ढांचा। तो ये याद रखना, ऊपर VL नीचे VS। पहला केस लेते हैं, तो आप बताओ पहला केस कौन सा लेना है? स्टेशनरी लिसनर लेना है, स्टेशनरी सोर्स लेना है? चलो स्टेशनरी लिसनर। तो लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग। लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग। इसमें 2 केस बनेंगे, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, सोर्स अप्रोचिंग लिसनर। अप्रोचिंग मतलब मूविंग टुवर्ड्स, अप्रोचिंग लिसनर।
हमारा इंटरेस्ट है इन मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला। तो NA/N इक्वल टू, लिसनर तो स्टेशनरी है, अगर लिसनर स्टेशनरी है तो एक चीज तो पक्का हो गया कि VL इक्वल टू 0 है। तो इस फॉर्मूला में VL गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, NA/N, V/V एंड VS। अब डिसाइड सिर्फ ये करना है कि माइनस की प्लस नीचे, वो कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया जब डिस्टेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देता है, मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1। और रेशियो ग्रेटर देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा चाहिए कि डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा चाहिए। तो ऊपर V है, नीचे V है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूं तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो नंबर 1 से छोटा, तो क्या लिखोगे, बन गया फॉर्मूला। तो देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस हियर, सिंपल। केस नंबर 2, इसी का केस नंबर 2, इसका केस बी, मतलब इसका केस बी आएगा, बताओ। सोर्स मूविंग अवे को फिजिक्स में बोलते हैं रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब गोइंग अवे। तो अगर सोर्स दूर जा रहा है, लिसनर स्टेशनरी है, तो VL तो 0 है, तो वो तो वैसे भी 0 है। और NA/N का रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1। NA/N का रेशियो लेस देन 1 होना मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना, न्यूमरेटर, तो क्या लिखोगे, प्लस, डन, हो गया, क्लियर। दूसरा केस, कौन सा केस, सोर्स इज स्टेशनरी एंड हु इज मूविंग, लिसनर इज मूविंग, ठीक है। नेक्स्ट केस, सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स इज स्टेशनरी, तो डेफिनेटली VS इज इक्वल टू 0, VS इक्वल टू 0। इसमें पहला केस, ए केस, लिसनर अप्रोचिंग सोर्स, लिसनर अप्रोचिंग सोर्स, ओके। तो लिसनर अप्रोचिंग सोर्स, अब सोर्स स्टेशनरी है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ रह जाएगा V, क्योंकि V और VS था, VS क्या है, 0 है, और न्यूमरेटर विल नॉट बी 0, न्यूमरेटर विल नॉट बी 0, मतलब VL विल नॉट बी 0। यहां तक क्लियर। लिसनर अप्रोचिंग सोर्स, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो रेशियो ग्रेटर देन 1, अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 तो न्यूमरेटर बड़ा कि डिनोमिनेटर बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बस 2-2 साल तक फॉर्मूला याद नहीं आता है, इट्स मैटर ऑफ 5 मिनट्स। मैथ्स लगता है, मैं हमको हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स का तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है मैथ्स के बेसिक्स में, तो मैथ्स के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो। रेशियो है क्या, तो स्कूल में सीखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अभी क्या आएगा, अगला केस क्या आएगा, हाँ बताओ बताओ बताओ। लिसनर रिसीडिंग, रिसीडिंग अवे, रिसीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मूविंग अवे, रिसीडिंग, तो मूविंग अवे और रिसीडिंग मैं दोनों लिख देता हूँ बिकॉज यू नीड टू नो बोथ ऑफ दिस। क्वेश्चन में आएगा आगे ऐसा लिखा होगा रिसीड्स, तो पता होना चाहिए। यहाँ पे लिसनर मूविंग अवे है, मतलब लिसनर इज रिसीडिंग। तो अवे जाना मतलब न्यूमरेट रेशो लेस देन 1 ना, तो रेशो लेस देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब दोनों में पहला टर्म भी है, तो ऊपर अगर आपको स्मॉल नंबर करना है तो माइनस करना पड़ेगा, जैसे 2/2 था, लेकिन ऊपर छोटा करना है तो 2 माइनस समथिंग करोगे, तो 2 माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा, तो माइनस हो गया, पक्का, क्लियर। अभी बचा आपके पास 2 केस, बोथ मूविंग, बोथ मूविंग। थर्ड केस, बोथ मूविंग, और जब बोथ मूविंग होता है तो इसमें वापस 2 केस बनते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब पहली बात तो क्योंकि बोथ मूविंग है तो NA/N ना VL 0 ना VS 0, और बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम।
तो रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, तो प्लस और माइनस आ गया। लास्ट केस, अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब रिसीडिंग का केस है, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस केस में डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या, यस, तो रेशियो लेस देन 1 होगा क्या, यस। और रेशियो लेस देन 1 कब होता है, तो माइनस और, अगर आप अभी ये दोनों केसेस देखोगे, प्लस है न्यूमरेटर में, यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस और यहाँ पे, तो बुक में क्या लिखते हैं, बुक में लिखते हैं इन जनरल Na/n इक्वल टू V प्लस माइनस VL अपॉन V माइनस प्लस। उनके बोलने का मतलब ये था कि तुम जब न्यूमरेटर में ऊपर का कौन है, प्लस, तो नीचे भी क्या लोगे, ऊपर का मतलब क्या लोगे, माइनस। तो आप प्लस लोगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, देखो प्लस माइनस है, यस। और अगर आपने माइनस लिया तो यहाँ क्या लोगे, प्लस, तो देखो माइनस लिया तो क्या आ गया नीचे। तो दैट इज हाउ दे राइट इट डाउन, Na/n इक्वल टू V प्लस माइनस VL अपॉन V माइनस प्लस VS। तो लिखने का तरीका होता है। तो इन टोटल यू हैव 6 केसेस। तो मैं एक क्विक रिपीटेशन कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। लाइट में ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन लाइट का फिलहाल डिस्कस करना नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड ओनली। आवर फोकस इज स्ट्रिक्टली ऑन साउंड। इसमें से एक डिराइव भी करेंगे हम लोग। तो द आइडिया हियर इज कि व्हेनेवर यू एज अ लिसनर, तुम लिसनर हो एंड यू आर सिटिंग एट रेस्ट, और वहां से कोई गाड़ी आया, मे बी सम सोर्स ऑफ साउंड, हॉर्न बजाते बजाते आया, होता यह है कि यू स्टार्ट हियरिंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर। फिर हम कभी कभी बोलते हैं कि इसको समझ में नहीं आता, इतने जोर से हॉर्न बजाता है। उसने कुछ नहीं किया, इट इज फॉल्ट ऑफ साइंस। उसकी गाड़ी का तो हॉर्न का जितना इंटेंसिटी था, जितना फ्रीक्वेंसी था, वही है। ओनली बिकॉज दैट सोर्स वॉज मूविंग टूवर्ड्स यू, तो यू हियर दिस फ्रीक्वेंसी एज ग्रेटर, राइट। और वही गाड़ी जब पास हो जाता है, यू हियर दिस एज lower frequencies. So apparent frequency is something different and real frequency is something different, and this happens only when there is relative motion between source and listener. Total 6 cases. Source is stationary, listener moving towards and moving away. Listener stationary, source moving towards and moving away. Both moving towards each other, both moving away from each other. सिर्फ आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस का साइन करना है, एडजस्ट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ लगता नहीं है। फिर भी मैं आपको छह के 6 बताता हूँ कि याद कैसे रखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर याद रखना, Na/n, where Na is apparent frequency. Apparent frequency is the frequency as heard by the listener, and n is the actual frequency emitted. तो जनरल स्ट्रक्चर ये है, V VL V VS। अगर लिसनर स्टेशनरी होगा तो ये हो जाएगा 0। सोर्स टूवर्ड्स आ रहा होगा, टूवर्ड्स, तो माइनस, अवे जा रहा होगा तो प्लस। अगर सोर्स स्टेशनरी होगा और लिसनर टूवर्ड्स आ रहा होगा, टूवर्ड्स, प्लस, और अगर लिसनर अवे जा रहा होगा तो माइनस। अगर दोनों मूविंग होंगे, डिस्टेंस कम हो रहा होगा, प्लस माइनस, उल्टा माइनस एंड प्लस। याद रहेंगे 6 फॉर्मूला। गुड गुड गुड। अब इस 6 में से आपको सिर्फ एक डिराइव करना है, एज पर योर सिलेबस सिर्फ एक डिराइव करना है आपको, एंड दैट इज सोर्स मूविंग एंड लिसनर इज स्टेशनरी। और उसमें इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोलना चाहिए था, सोर्स मूविंग, कहाँ मूविंग, टूवर्ड्स की अवे। तो दे आर ट्राइंग टू से सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर। तो आपके टेक्स्ट बुक का जो केस है, एक केस है, दूसरा बोला है सिमिलरली, तो वी विल डिस्कस दैट वन केस। तो हमको ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव करना है, सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज स्टेशनरी। सोर्स इज मूविंग अवे, तो सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, तो ये फॉर्मूला आएगा Na/n V/V प्लस VS। ये हमको डिराइव करना है, वी वांट टू डिराइव दिस, तो डिराइव कर लेंगे। तो सोर्स इज मूविंग अवे, is moving away from
स्टेशनरी लिसनर, फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। और जो पिछले 6 केसेस मैंने डिस्कस किए वो मैंने आपको नोट्स में इन द फॉर्म ऑफ टेबल दिया है। डॉपलर इफेक्ट का मैंने अलग से हैंडआउट दिया था, उसमें लास्ट पेज पे एक टेबल है, वो टेबल में सब मैंने वहां पे सिर्फ एन ए की जगह पे एन डैश लिखा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन ए को क्या लिखा है, एन डैश। तो एक ही बात है, जस्ट चेंज ऑफ नोटेशन। तो लेट अस डिराइव दिस एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ज्यादा यहाँ पे वापस से वही है, मैथमेटिक्स ही है मोस्टली, डेरिवेशन के 4-5 स्टेप्स आएंगे। तो व्हाट यू हैव इज अ लिसनर फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज स्टेशनरी। तो इमेजिन वी हैव अ लिसनर हु इज स्टैंडिंग, तो वी एल इक्वल टू 0, दिस इज लिसनर। एंड वी हैव अ सोर्स ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाउड स्पीकर है, वी हैव अ सोर्स ऑफ साउंड एस, दिस इज सम सोर्स ऑफ साउंड एस। अब नॉर्मली सोर्स ऑफ साउंड क्या इमिट करेगा, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कौन से वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसा होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन को डायग्राम पे ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो नॉर्मली हर एक टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो, वो क्या करते हैं, वो कंप्रेशन को क्रेस्ट से शो करते हैं और रेयरफैक्शन को ट्रफ से शो करते हैं, और लिखते वक्त भी क्रेस्ट लिखते हैं। तो वहां पे आपके नोट्स में लिखा है क्रेस्ट, तो क्रेस्ट का मतलब क्या है, कंप्रेशन, और ट्रफ का मतलब क्या है, रेयरफैक्शन। दिस इज डन ओनली फॉर द सेक ऑफ ड्रॉइंग सम प्रॉपर डायग्राम्स, क्योंकि मैं कंप्रेशन दिखाने की जगह पे मैं क्रेस्ट दिखा सकता हूँ। So I can say this is compression. I can say this is another compression. I can say this is rarefaction, which is trough. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव में क्रेस्ट ट्रफ होता है क्या, नहीं। तो क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सिर्फ आइडिया को सिंपल बनाने के लिए और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कंप्रेशन को क्रेस्ट से दिखाते हैं और रेयरफैक्शन को ट्रफ से। और ये सेम मेथड 12th में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, वहां पे भी आपको ऐसे ही सब चीजें यूज करनी पड़ेगी, तो वो देखेंगे बाद में। फिलहाल तो let us talk about this. अब let us say initial distance is d, initial distance between source and listener is d। तो यहाँ पे क्या क्या हमको रिक्वायर्ड है पहले वो लिख लेते हैं। let d is the initial distance between source and listener। तो पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि l कौन है, l कौन है, लिसनर है, s कौन है, सोर्स है, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। उसके बाद Vs, क्योंकि सोर्स क्या है, मूविंग है, स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स, राइट। और D क्या है, इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, सोर्स एंड लिसनर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डेरिवेशन कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान दो, एक भी स्टेप मिस कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। देखो अभी ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एट t इक्वल टू 0 फर्स्ट कंप्रेशन इज इमिटेड। फर्स्ट कंप्रेशन को उन्होंने लिखा है क्रेस्ट नोट्स में, इज इमिटेड। मतलब क्या, मतलब ये साउंड सोर्स अब तक बंद था, मतलब ट्यूनिंग फोर्क जैसा इमेजिन करो, ये ट्यूनिंग फोर्क को तुमने वाइब्रेट नहीं किया। जैसे तुम वाइब्रेट करते हो तो प्रॉन्ग कहाँ जाता है, बाहर, बाहर जाता है तो एयर को क्या करता है, कंप्रेस। तो पहला कंप्रेशन कब जनरेट हुआ, t इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब पहला कंप्रेशन जनरेट हुआ, मतलब जब मैंने साउंड सिस्टम चालू किया, तो मैं मेजर तो वहीं से करूंगा ना, इससे पहले तो साउंड आ ही नहीं रहा था। डिड यू गेट द आइडिया, जब तक साउंड सोर्स ही बंद है तो तुमको कुछ नहीं देगा, नहीं। तो तुम मेजरमेंट करोगे नहीं, तो मेजरमेंट कब से करोगे, फ्रॉम द फर्स्ट साउंड दैट यू हियर। तो जब सबसे पहला आपको साउंड सुनाई देगा, मतलब जब साउंड का सोर्स स्पीकर चालू होगा, वहां से मेजर करोगे। तो एट t इक्वल टू 0 फर्स्ट कंप्रेशन इज इमिटेड। अब यहां पे पहला कंप्रेशन इमिट हो गया, ये पहला कंप्रेशन है।
जिसको क्रेस्ट से भी दिखा सकते हो। तो ये जो कंप्रेशन है ये यहां से जाएगा लिसनर के पास, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी। कितना टाइम लगाएगा, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो द टाइम टेकन बाय दिस कंप्रेशन, द टाइम टेकन by this compression to reach listener is, time is distance upon speed। speed किसका, साउंड का, सोर्स का क्या नहीं, बराबर। सोर्स का स्पीड तो तुम तब मेजर करना शुरू करोगे जब वो पहला कंप्रेशन इमिट करेगा, उसके बाद तुम मेजर करोगे। ये कंप्रेशन सोर्स से, और एक काम करता हूं मैं, बोलता हूं S1। S1 इज द पोजीशन ऑफ सोर्स व्हेन इट इमिट्स फर्स्ट कंप्रेशन, क्योंकि ये अब दूसरा कंप्रेशन जब इमिट करेगा तो इस पोजीशन पे तो रहने नहीं वाला, क्योंकि सोर्स इज मूविंग। जब पहला कंप्रेशन इमिट किया तो सोर्स कहां था, S1 पे था। कहां था, S1 पे था। तो S1 पे जब था तो उसने कंप्रेशन इमिट किया, ये कंप्रेशन सोर्स से कहां गया, लिसनर पे गया। कितना टाइम लगा, डी बाय बी, डिस्टेंस बाय स्पीड, करेक्ट, राइट। अब इमेजिन जब सेकेंड कंप्रेशन इमिट हुआ तब ये सोर्स नए लोकेशन पे था, S2 पे था। कहां था, S2 पे। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इनिशियल पोजीशन को मार्क डाउन कर लेता हूं। ये इनिशियल पोजीशन है और ये आ गया उसका नॉट फाइनल बट सेकेंड पोजीशन व्हेन इट इमिट्स सेकेंड कंप्रेशन, राइट, क्लियर, बराबर। तो एक एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हमको वापस से फाइंड वही करना है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर। तो टाइम टेकन बाय सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर, ये तुम कैसे फाइंड करोगे, d प्लस दिस डिस्टेंस, S1 और S2 का डिस्टेंस, बराबर, सही है। आधा करेक्ट है, क्यों आधा करेक्ट है, प्लस डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो एक चीज मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं समझाता हूं। कंप्रेशन के बाद कौन इमिट हुआ, रेयरफैक्शन। फिर कौन इमिट हुआ, तो वो टाइम नहीं गिनोगे, वो भी तो गिनना पड़ेगा ना कि दूसरा कंप्रेशन कब इमिट हुआ। इमीडिएटली तो इमिट नहीं हुआ। अगर इमीडिएटली इमिट होता तो तुम क्या बोलते कि टाइम टेकन बाय सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर इज, टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस डी प्लस S1 और S2 का डिस्टेंस ले लेते, डिवाइड बाय कर देते स्पीड, बराबर। तो तुम क्या करते, d प्लस S1 S2 का डिस्टेंस डिवाइड बाय v, ये आ गया टाइम टेकन बाय द कंप्रेशन टू रीच लिसनर। लेकिन तुमने ये भी तो कंसीडर करना है कि सेकेंड कंप्रेशन एग्जैक्टली कितने टाइम के बाद इमिट हुआ। मैं इसको वापस एक बार समझाता हूं। लुक, द आइडिया हियर इज, इमेजिन इमेजिन आप सब बैठे हो और मैं बोलते बोलते दूर जा रहा हूं, बराबर। मैंने एक वर्ड बोला और मैं दूर गया, फिर दूसरा वर्ड बोला, राइट। तो व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस वर्ड टू रीच यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, इनिशियल डिस्टेंस प्लस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो मैंने कवर किया। बोलते बोलते मैं दूर गया तो पहले से ही डिस्टेंस था, कितना था, d था। फिर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, राइट। इतना तो टाइम लगने ही वाला है, लेकिन पहले वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में जो मैंने टाइम लिया बोलने के बीच में, वो भी तो काउंट करोगे ना, दैट आल्सो यू हैव टू काउंट। ऐसा तो नहीं था ना मैं बोलते जा रहा था, बड़ 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 जा रहा हूं मैं, व्हाट आई डिड, बर्ड, फिर बर्ड। तो ये बर्ड और बर्ड इसके बीच में कुछ टाइम था, तो वो टाइम भी तो काउंट होगा। हाँ, तो दो वर्ड्स के इमिशन में कितना टाइम है ये भी काउंट होगा, प्लस प्लस वो वर्ड को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा ये भी काउंट होगा। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि सेकेंड कंप्रेशन को सोर्स से लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा।
तो दो टाइम पैरामीटर है। एक टाइम पैरामीटर है कि कंप्रेशन को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दूसरा टाइम पैरामीटर है कि दूसरा कंप्रेशन इमिट कब हुआ। यहां तक क्लियर? गुड। पहला कंप्रेशन कब इमिट किया था? t इक्वल टू 0 पे। बाय डेफिनेशन टाइम पीरियड is the time interval between emission of two successive compressions। तो पहला कंप्रेशन इमिट हुआ 0 पे, तब से मैंने मेजरमेंट चालू किया। जब दूसरा कंप्रेशन इमिट हुआ उसको मैं बोल दूंगा T0। क्या बोलेंगे उसको? T0। सो लेट T0 बी द टाइम पीरियड therefore second compression is emitted at which time instant? At T0। so time taken by second compression, therefore time taken by second compression to reach listener is equal to time taken for emission of second compression plus क्या? प्लस टाइम टेकन बाय द सेकंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर, राइट। तो टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये टोटल टाइम की बात हो रही है। टोटल टाइम टेकन बाय सेकंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर। तो टाइम टेकन बाय फॉर इमिशन ऑफ सेकंड कंप्रेशन प्लस व्हाट? प्लस टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम, कब इमिट हुआ था सेकंड कंप्रेशन? S2 टू L, S2 से L तक का डिस्टेंस। अब S2 से L तक का डिस्टेंस कितना होता है? सो डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड L ये कितना होगा? S2 S1 प्लस S1 L, बराबर है? S2 S1 प्लस, बट S1 L कितना था? D। और S2 S1 कैसे निकालोगे? मैं एकदम सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। एकदम सिंपल एग्जांपल, सपोज मेरा स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एक आवर में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 60। सपोज मेरा स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच? 100। तो फिर मैंने हाफ आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मल्टीप्लाई की डिवाइड? किसको किससे? स्पीड को टाइम से। स्पीड को, सोर्स का स्पीड कितना था? सोर्स का स्पीड कितना था? साउंड का नहीं, सोर्स का स्पीड कितना था? Vs। और दो कंप्रेशन के बीच में टाइम कितना था? T0। तो T0 टाइम में सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? थोड़ा सा वापस ट्रैक पे आओ, यहाँ वहां मत भटको। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। मैंने आपसे पूछा मेरा स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हाफ आवर में? आपने बोला 100 इंटू हाफ, मतलब आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो सोर्स ने एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना था सोर्स का? Vs। और दो कंप्रेशन के बीच में टाइम कितना लग गया? T0, क्योंकि T0 इज टाइम पीरियड। एक कंप्रेशन और अगले कंप्रेशन के बीच में टाइम कितना लगता है? T0। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना है फिर? Vst0। तो S2 से S1 डिस्टेंस कितना है? S2 से S1 कितना है? V0 Vst0 प्लस D है ना। S1 से L तो D डिस्टेंस था ना, D था वो, तो D है। हो गया। तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड L। डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड L। हमको क्या चाहिए था?
टोटल टाइम टेकन बाय सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर। तो तुमने बोला टाइम टेकन, टाइम टेकन, इसको मैं नाम दे देता हूं ना, इसको बोल देते हैं T2। क्या बोल देंगे इसको? T2। क्या बोलेंगे इसको? T2। पिछले वन को जो इनिशियल टाइम था उसको बोल देंगे T1, इसको क्या बोल देंगे? T2। तो तुम क्या फाइंड कर रहे हो? T2 फाइंड कर रहे हो। तो T2 क्या है? टाइम टेकन फॉर इमिशन ऑफ सेकेंड कंप्रेशन। कितना टाइम लगा? T0 प्लस प्लस टाइम टेकन to cover the distance from S2 to L. How do you find out time taken to cover certain distance? Distance upon speed. तो डिस्टेंस तो तुमने अभी फाइंड किया, कितना डिस्टेंस फाइंड किया? हाँ, चलो एक काम करो, मैं लिखता हूँ S2L, S2 S1 S1L। तो डिस्टेंस कितना है? S2L अपॉन स्पीड। किसका स्पीड? किसका स्पीड? साउंड का स्पीड। किस सोर्स का स्पीड? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा? T2 क्या आ जाएगा फटाफट? T0 प्लस S2L तो तुमने फाइंड किया ना, कितना है? VS T0 बाय V। ये आ गया सेकेंड कंप्रेशन को लगने वाला टाइम टू रीच अरे जो सुनेगा उस पे पहुंचेगा वो तो लिसनर। अब इमेजिन, अब ये और आगे गया, अब ये S3 पे पहुंचा। S3 पे जब ये आया तो इसने कौन से नंबर का कंप्रेशन इमिट कर दिया? थर्ड। अब थर्ड कंप्रेशन को लिसनर तक पहुंचना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? कैसे फाइंड करोगे? सेम है, सेम टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय थर्ड कंप्रेशन टू रीच लिसनर इज टाइम टेकन फॉर इमिशन ऑफ थर्ड कंप्रेशन। पहला कंप्रेशन 0 पे, दूसरा कंप्रेशन T0 पे, तीसरा कंप्रेशन और T0 पे। देखो कंप्रेशन टू कंप्रेशन टाइम कितना है? T0। तो पहला कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन T0, दूसरा और तीसरा T0, तो T0 प्लस T0। तो तीसरा कंप्रेशन इनिशियल टाइम से कितनी देर के बाद इमिट हुआ? 2T0। कितने से? 2T0। 2T0 पक्का? श्योर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? T3 इक्वल टू 2T0 प्लस ये D तो रहेगा ही। पहले और दूसरे कंप्रेशन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? VS T0। दूसरे और तीसरे में कितना हुआ? VS T0। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? T0 प्लस D बाय V। आ गया ध्यान में? बराबर। अब मुझे फोर्थ का बताओ। फोर्थ 3T0 प्लस VS T। ओके, वेरी गुड। तो T0 प्लस D बाय V। क्लियर? अगर फिफ्थ का पूछूंगा तो आप 4T0 प्लस 4VS T0 प्लस D बाय V बोलोगे। मैं पूछता हूं, मुझे बताओ P प्लस वंथ कंप्रेशन का P T0 प्लस PBS T0 प्लस D बाय V। करेक्ट है? सही है? नहीं, रॉन्ग नहीं है, सही है। क्या कॉमन निकलेगा? हाँ, PT0 कॉमन निकलेगा। PT0 कॉमन आएगा। 1 प्लस VS। वही गलती कर दी, एग्जैक्टली गलती नहीं करनी है, क्योंकि तुम बोलोगे अरे ये दो टर्म है, इन दोनों में थोड़ी PT0 था क्या दोनों में? नहीं, तो कॉमन नहीं निकलेगा। दैट इज द आइडिया। अब फिर क्या करेंगे? नहीं, डिवाइड नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भूल गए होंगे अभी तक। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेशियो ऑफ अपरेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ रियल फ्रीक्वेंसी, मतलब इन शॉर्ट अपरेंट फ्रीक्वेंसी। लिसनर को कौन सा फ्रीक्वेंसी सुनाई आ रहा है? इमिट तो N हुआ, अपरेंट इज NA, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज NA। तो तुमको ये याद है कि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन वेरी गुड। व्हाट इज टाइम पीरियड इन दिस केस?
द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव। अच्छा, तो अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, जस्ट नीड टू आंसर दिस करेक्टली। यह पहला कंप्रेशन था, ये दूसरा कंप्रेशन था, तो जब मैं दो सक्सेसिव कंप्रेशन लेता हूं तो कितना टाइम इंटरवल है दोनों में? T0। वेरी गुड। मैं पहला कंप्रेशन और तीसरे कंप्रेशन की बात करूं तो कितना टाइम पीरियड है? मैं पहले और फोर्थ की बात करूं कितना है? 3T0। बराबर, यहां तक क्लियर? ये T1 टाइम इंस्टेंट था, ये T2 टाइम इंस्टेंट था, ये T3 टाइम इंस्टेंट था, ये T4 टाइम इंस्टेंट था। टाइम पीरियड इज अ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, मतलब T2 माइनस T1, ये टाइम पीरियड है क्या? यस। लेकिन T3 माइनस T1 टाइम पीरियड है क्या? नहीं है, वो डबल टाइम पीरियड है। डबल टाइम पीरियड है ना? व्हाट इज T3 माइनस T1? तो T3 माइनस T1 इज 2T0। तो मुझे अगर टाइम पीरियड चाहिए होगा तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा? 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस 2 को यहां से उठा के शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? T4 माइनस T1 ये टाइम पीरियड है, तो ये क्या है? 3। वेरी गुड। तो मुझे अगर टाइम पीरियड चाहिए होगा तो क्या करूंगा? डिवाइड बाय 3। तो T5 माइनस T1, T5 माइनस T1 विल बी 4T0। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? T5 माइनस T1 बाय 4, T6 माइनस T1 बाय 5, T7 माइनस T1 बाय 8। तो TP प्लस 1 माइनस T1 डिवाइड बाय P क्या मिल जाएगा? टाइम। वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले बताओ TP प्लस 1 फाइंड किया क्या तुमने? हाँ, तो क्या था? PT0 प्लस P BS T0 प्लस D बाय V माइनस T1। T1 क्या था याद है? D by V। T1 was the time at which the first compression reached the listener। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो अब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे PT0 प्लस PVS T0 बाय V प्लस D बाय V माइनस D बाय V, प्लस D बाय V माइनस D बाय V कैंसल। यहाँ तक क्लियर? तो अगर आप बोल रहे हो T1 इज द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच लिसनर, तो आप इनिशियल टाइम को T1 नहीं बोल सकते। इनिशियल टाइम 0 है, उसके बाद T1 टाइम के बाद पहला कंप्रेशन कहां पहुंच गया? लिसनर के पास। यहां तक क्लियर? थोड़ा इजी है, बहुत शॉर्टकट है। क्या कॉमन निकालोगे? PT0 1 प्लस VS बाय V। और मैंने अभी पूछा T2 माइनस T1 आपने बोला T0, T3 माइनस T1 आपने बोला 2T0, फिर T3 माइनस T1 अपॉन 2 आपने बोला टाइम पीरियड, T4 माइनस T1 अपॉन 3 आपने बोला टाइम पीरियड, T5 माइनस T1 अपॉन 4 टाइम पीरियड, T6 माइनस T1 अपॉन 5, T7 माइनस T1 अपॉन 6। तो TP प्लस 1 माइनस T1 अपॉन P, ये यहाँ का P यहाँ पे लाऊंगा तो क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड। तो TP प्लस 1 माइनस T1 अपॉन P सिर्फ शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू T0 V प्लस VS अपॉन V। लेकिन ये कौन है? टाइम पीरियड। बट वेट, टाइम पीरियड एज मेजर्ड बाय लिसनर, नॉट द रियल वन। रियल वन तो ये है ना, कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बीच में रियल टाइम पीरियड कितना है? T0। लेकिन क्योंकि सोर्स मूविंग है तो होगा क्या? होगा ये कि लिसनर, सपोज सोर्स हर 2 सेकंड के बाद कंप्रेशन इमिट कर रहा है, लिसनर हर 2 सेकंड में मेजर नहीं करेगा, 3 या फिर 5 या फिर 6, क्योंकि ये सोर्स इट इज मूविंग अवे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम पीरियड है, दिस इज द टाइम पीरियड एज मेजर्ड बाय लिसनर, और ये जो T0 इट इज द टाइम पीरियड एज इमिटेड बाय सोर्स। तो इसको बोल दूंगा T, इसको बोल दूंगा T0। और यहाँ क्या था? V प्लस BS बाय V। हमको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। ये अगर एपरेंट टाइम पीरियड है तो एपरेंट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लो,
पूरा रेसिप्रोकल ले लो, बराबर। एपरेंट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल एपरेंट फ्रीक्वेंसी 1/T0 रियल टाइम पीरियड मतलब रियल फ्रीक्वेंसी, और ये जाएगा ऊपर तो V/V प्लस, ऐसा ही था, हाँ यही था। सोर्स इज मूविंग अवे, सोर्स इज मूविंग अवे, V/V प्लस VS NA/N, N को वहां शिफ्ट कर दे तो NA इक्वल टू V/V प्लस VS इंटू N। हेंस प्रूव्ड कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो करेक्ट है। मैं एक बार और इसको रिपीट करने वाला हूं, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एग्जाम में इसका डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं होता है, बट प्रॉब्लम यह है स्किप करने को सभी स्किप कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच, नॉट द फॉर्मूला दैट यू आर डिराइविंग। अगर आपका अप्रोच डेवलप नहीं हुआ तो जेई नीट जैसे एग्जाम क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो लॉजिकली सोचना चालू करना पड़ेगा। हु वाज स्टेशनरी, लिसनर। हु वाज मूविंग टुवर्ड्स और अवे, तो सबसे पहला काम करना ये सारे पैरामीटर वहां पर लिख देना कि लिसनर है वो स्टेशनरी है, तो लिसनर स्टेशनरी है। सोर्स मूविंग है विद स्पीड vs, लिसनर इज एट L, source is at initial position of S1. The speed of sound in air is how much? V. What is the speed of source? Vs. पहला कंप्रेशन कब इमिट हुआ? जब सोर्स S1 पे था और इनिशियल डिस्टेंस कितना था? D. तो पहले कंप्रेशन को वहां तक पहुंचने में टाइम लग गया D/V। कंप्रेशन मतलब साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड की बात होगी, राइट। अब जब इसने दूसरा कंप्रेशन इमिट किया तो वो कौन से पोजीशन पे था? तो डिस्टेंस होगा S2 से L, S2 से L। तो सेकेंड कंप्रेशन को लिसनर तक पहुंचना है तो S2 से L डिस्टेंस, तो S2 S1 प्लस S1 L, S1 L तो D है। सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले देयर समथिंग कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव मतलब द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू इमिट सक्सेसिव कंप्रेशन। तो पहले कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच में टाइम लग गया T0। जब तक सेकेंड कंप्रेशन इमिट होगा नहीं, बराबर ना, जब तक सेकेंड कंप्रेशन इमिट होगा नहीं तो तुम सेकेंड कंप्रेशन को लिसनर तक पहुंचाओगे कैसे? तो हमको क्या काउंट करना पड़ेगा? दो टाइम है इसमें। एक तो कितने टाइम के बाद सेकेंड कंप्रेशन इमिट हुआ T0, प्लस सेकेंड कंप्रेशन वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस S2 से कहां तक? L तक। उसमें से एक पैरामीटर तो एक तो D है, S2 S1 कितना है? VS T0। क्योंकि पहला कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन में सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? VS T0, बराबर। प्लस करेंगे ऑफ कोर्स, बीच में प्लस आएगा, प्लस VS T0 डिवाइड बाय V, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू टाइम। तो दिस इज T2, दिस इज टाइम टेकन बाय सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर। यहीं पे पिक्चर क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया? इधर 2 है तो T0 के साथ कौन है? 1। VS T0 के साथ कौन है? 1। तो मैं जब T3 लिखूंगा तो आई विल राइट डाउन 2T0 प्लस D प्लस 2VS T0 बाय V। T4 लिखूंगा तो 3T0 प्लस D प्लस 3VS T0 बाय V। तो TP प्लस 1 विल बी P प्लस 1 T0 प्लस P आएगा। वेरी गुड, ओके। और यहाँ पे P लिखता तो P माइनस 1, तो P T0 प्लस D प्लस PVS T0 बाय V। अब हमने एक लॉजिकली ये सोचना है कि दो कंप्रेशन के बीच का टाइम मतलब टाइम पीरियड, तो T2 माइनस T1 इज टाइम पीरियड T0, बराबर। T3 माइनस T1 इज 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड। T4 माइनस T1 इज 3 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड। T4 माइनस T1 इज 3, T5 माइनस T1 इज 4। तो TP प्लस 1 माइनस T1 इज P टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टीपी प्लस वन माइनस टी वन अपॉन पी। तो एक काम करो, टीपी प्लस वन और टी वन को पहले माइनस कर लो, देखते हैं क्या आता है। ये तो याद ही होगा, याद है, पीटी जीरो प्लस डी प्लस पी वी एस टी जीरो बाय वी माइनस डी बाय वी। अब तो टी पी प्लस वन माइनस टी वन इज पी टी जीरो प्लस डी बाय वी प्लस पी वी एस टी जीरो बाय वी माइनस डी बाय वी। कैंसल एंड कैंसल, तो ये दोनों तो गए और गए। क्लियर यहां तक? फिर क्या कॉमन निकलेगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा टी टी जीरो कॉमन, वन प्लस बी एस बाय वी। पी को शिफ्ट कर दोगे, टी पी प्लस वन माइनस टी वन बाय टी इक्वल टू टी जीरो वन प्लस बी एस बाय वी। लेकिन ये है टाइम पीरियड एज मेजर्ड बाय लिसनर, नॉट द रियल वन। रियल वन इज टी जीरो, ये क्या है, एज मेजर्ड बाय लिसनर। तो टी इक्वल टू टी जीरो वी प्लस वी एस बाय वी। इसको रेसिप्रोकल लोगे तो मिल जाएगा आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वन अपॉन टी जीरो बाय वी। ये आ गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये आ गया रियल फ्रीक्वेंसी, वी अपॉन वी प्लस वी एस। दैट्स इट। सिमिलरली आप बाकी सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। सो वी विल नाउ क्विकली टेक one example of Doppler effect, minimum one, maximum I don't know how many we can do. It will be a very quick thing, so not to worry about, हो जाएगा फटाफट से। Okay. If you speak, number of questions will keep on increasing. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10। मुझे आपको सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल बताने हैं और हमने जो फॉर्मूला लिखे हैं वो वेरीफाई करने हैं, तो एक या दो मैक्सिमम। अ पुलिस कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट, ऑब्जर्वर मतलब लिसनर, तो हु इज एट रेस्ट, लिसनर, तो वी आर इक्वल टू 0। टुवर्ड्स मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द सायरन ऑन द कार, पुलिस के ऊपर, गाड़ी के ऊपर जो सायरन होता है वो emits a sound of frequency 250 हर्ट्ज, मतलब रियल फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है, VL की वैल्यू आपके पास है 0, रियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 250, सोर्स का स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, मतलब फाइंड व्हाट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला इन दिस केस, Na इक्वल टू V अपॉन V माइनस VS इंटू N, सिंपल। तो Na इक्वल टू V, V की वैल्यू थी 340 अपॉन 340 माइनस 15 इंटू 250, क्योंकि रियल फ्रीक्वेंसी इज 250, तो 340 अपॉन 325 250, 25 का अगर टेबल पता होगा तो 10 और 13 बराबर है ना। व्हाट इज 340 बाय 13, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। 340 बाय 13 कितना है, और इंटू 10 करना है, तो 261.5, तो 261.5 हर्ट्ज।
व्हाट वाज द रियल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, होना चाहिए यस, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है कम, तो बढ़ गया। दैट्स इट फॉर टुडे।